स्पेस के बीचों बीच आसमान में एक डरावनी रोशनी चमकती है। ये सब एक ड्रीम है जो तब खत्म होता है जब रिया की आंख खुलती है। उसे नहीं पता कि वो कहां है और बार बार उसे ऐसे भयानक विजन्स आते हैं जिसमें लोग बेहद खौफनाक तरीकों से मरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये भी एक नाइटमेयर ही है और इस बार वो सच में जागती है अपने कमरे के फर्श पर, शरीर पर कई वुंड्स के साथ, और उसे कुछ याद नहीं होता। स्टेशन का एआई उसे बताता है कि सिस्टम में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है और सिस्टम फेलियर की वजह से स्टैंड बाय पावर को रीबूट करना जरूरी है। दर्द से कराहती हुई रिया उठती है और एक फ्लैशलाइट लेकर जांच करने निकलती है। रास्ते में उसे जगह जगह ब्लड स्टेन्स और एक क्रूमेट की लाश मिलती है। वो उसके सीने में धंसे हुए नाइफ को निकालती है और आगे बढ़ती है, जहां उसे एक और बॉडी मिलती है। जब वो आखिरकार कंट्रोल रूम तक पहुंचती है तो वो पावर रीबूट करती है और डोर खोलती है। बाहर उसे एक बहुत ही अंधेरा प्लैनेट दिखाई देता है और एक बॉडी बैग में एक और मरा हुआ साथी मिलता है। चारों ओर ऐश गिर रही होती है और तभी रिया देखती है कि एक शैडो उसकी हर हरकत को कॉपी कर रही है, फिर अचानक गायब हो जाती है। रिया अब भी नहीं जानती कि वो कहां है और अपनी खोज जारी रखती है, लेकिन तभी वो एक क्लिफ में गिरते गिरते बचती है। ऊपर देखती है तो उसे वही डरावनी रोशनी दिखाई देती है जो उसने ड्रीम में देखी थी। अचानक रिया को खांसी आनी शुरू हो जाती है और वो चक्कर खाने लगती है क्योंकि हवा में झर फैला होता है। वो दौड़ती हुई स्टेशन की ओर वापस जाती है। रास्ते में 2-3 बार गिरती भी है। डोर बंद करने के बाद कंप्यूटर उसे बताता है कि ऑक्सीजन लेवल्स में गड़बड़ी है। तभी उसे कोई उसका नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है और उसे फिर से क्रू पर हुए हमले के विजन्स आते हैं। उनमें उसका एक फ्रेंड भी होता है जिसका चेहरा सड़ चुका होता है। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि रिया अपने साथियों के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रही है। कुछ लोग प्लैनेट को एक्सप्लोर करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा था कि वहां की हवा सांस लेने लायक है। प्रेजेंट में रिया अपने गले पर एक मेडिसिन पैच लगाती है और शावर लेते हुए सोचती है कि वो कौन है और कहां है। इसके बाद वो रूम्स की तलाशी लेती है और अपने टीममेट्स की झलकें उसे दिखती हैं। एक नोटबुक में उसे स्टेशन के बारे में बहुत सारी नोट्स मिलती हैं और कुछ पिक्चर्स भी जिसमें वो प्लांट्स की देखभाल करती दिखती है। उसी समय उसे एक आवाज सुनाई देती है और कंप्यूटर बताता है कि जोन 1 एयरलॉक पर मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है। रिया धीरे धीरे उस एरिया की तरफ बढ़ती है और देखती है कि कोई दरवाजा पीट रहा है। वो नाइफ तैयार करती है और जैसे ही वो व्यक्ति उसके कॉरिडोर में आता है वो उसे गिरा देती है और उसका हेलमेट तोड़ देती है। वो लड़का उसका नाम जानता है और खुद को ब्रायन बताता है। तभी रिया उसे छोड़ देती है क्योंकि उसे फ्लैशबैक में उसका नाम याद आता है। ब्रायन ऑर्बिटल मॉनिटरिंग पर था और रिया का डिस्ट्रेस कॉल मिलने पर नीचे आया था। उसने बताया कि एक क्रूमेट पागल हो गया था और सब पर हमला कर दिया। रिया उसे बॉडीज दिखाती है और बताती है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। फिर उन्हें एहसास होता है कि उनका एक और साथी क्लार्क गायब है। ब्रियन अपना मेडबॉट निकालता है जो रिया को स्कैन करता है और उसकी घाव को पैच करता है। इस बीच ब्रायन उसे अर्थ के बारे में बताता है। 7 स्पेसशिप्स को एक रहने लायक प्लैनेट खोजने के लिए भेजा गया था, लेकिन बाकी सभी मिशन फेल हो चुके हैं। रिया की शिप 7वीं है और इंसानियत की आखिरी उम्मीद। उन्होंने जिस प्लैनेट पर लैंड किया है उसका नाम है कोई 442, लेकिन टीम ने उसे निकनेम दिया है ऐश। ब्रायन अब तक ऑर्बिट में ही था ताकि वो अर्थ से संपर्क में रह सके और किसी इमरजेंसी में मदद कर सके। रिया को समझ आता है कि उसने आसमान में जो रोशनी देखी थी वो दरअसल ऑर्बिटल शिप थी। जब मेडबॉट रिया की देखभाल पूरी करता है, ब्रायन उसके स्कैन को देखता है और बताता है कि उसके ब्रेन में सूजन है ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से। इसी वजह से उसे एमनीजिया हुआ है। रिया अब भी इस बात से परेशान है कि उसे याद नहीं कि वो कौन है। ब्रायन उसे बताता है कि उसने ये प्रोग्राम इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो जवाब खोजना चाहती थी और जानना चाहती थी कि इस यूनिवर्स में क्या क्या छिपा है। बाद में रिया सोने की कोशिश करती है लेकिन वो सो नहीं पाती। उसका डोर बंद ही नहीं हो रहा। उसे बार बार ऐसा हेलुसिनेशन होता है जैसे कोई क्रूमेट दरवाजे की दरार से उसे घूर रहा हो और फिर एक भयानक मॉन्स्टर की झलक मिलती है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है और महसूस करती है कि दरवाजा तो पहले से ही बंद था। कुछ समय बाद रिया अपने स्पेस सूट में तैयार होती है ताकि वो साथियों की बॉडीज को स्टेशन से बाहर ले जा सके। उसे क्लार्क की चिंता हो रही है, कहीं वो अभी भी इसी प्लैनेट पर तो नहीं। लेकिन ब्रायन कहता है कि अब क्लार्क को भूलकर उन्हें अपनी हालत पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनकी ऑक्सीजन बहुत कम है। उसकी प्रायोरिटी है कि वो जल्द से जल्द निकले क्योंकि ऑर्बिटल शिप का स्टेशन के साथ अगला लाइनअप सिर्फ 12 घंटे बाद होगा। अचानक रिया देखती है कि एक मरा हुआ चेहरा हिल रहा है और उसे फिर से हमले की झलकियां दिखाई देती है। डर के मारे वो भागकर वापस स्टेशन में आ जाती है। ब्रायन जब उसे चेक करने आता है तो वो चिढ़ जाती है और कहती है कि उसे बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। फिर रिया उस कमरे में जाती है जहां खून फैला था और सिजर्स उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी एक मेमोरी दिखती है जिसमें वो एक क्रूमेट को चाकू मार रही होती है, उसके हाथ से सिजर्स गिर जाते हैं। रिया अपने कमरे में भागती है, एक और मेडिसिन पैच लगाती है और टूट जाती है। थोड़ी देर बाद वो खुद को शांत करती है, ब्रायन को ढूंढती है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। बाहर एक भयानक सैंडस्टॉर्म चल रही है। दोनों उसे देखते हुए बैठते हैं।
लेकिन रिया को बार बार अपने साथियों की मौत की विजन्स आते रहते हैं। ब्रायन उसे बताता है कि वो जिनमें से एक के साथ डेटिंग कर रही थी। तभी कंप्यूटर चेतावनी देता है कि हल में ब्रीच हुआ है और ऑक्सीजन लेवल्स बहुत क्रिटिकल हो गए हैं। दोनों अपने सूट्स पहनते हैं और रूम्स की तलाश करते हैं। तब उन्हें दीवार में एक होल मिलता है। टूल्स लेकर रिया अंदर जाती है और उसे सबूत मिलता है कि यहाँ पहले कोई आ चुका है। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन रास्ता बहुत नैरो हो जाता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता। वो अपना हेलमेट उतार देती है। अब वो ब्रायन से बात नहीं कर सकती और जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ती है, लेकिन अब वो अंदर आसानी से जा सकती है और उसे वो मेटल का टुकड़ा मिलता है जिससे आवाज आ रही थी। जैसे ही रिया उसे ठीक करने लगती है, अचानक एक हाथ अंदर आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसे फिर से एक मेल्टिंग फेस की विजन आता है। वो हाथ जल्दी ही गायब हो जाता है क्योंकि वो भी एक हेलुसिनेशन था। रिया तेजी से काम पूरा करती है और होल को सील कर देती है। जब रिया वापस मेन रूम में आती है तो वो ब्रायन को अपनी कुछ विजन्स के बारे में बताती है। उसका एक थ्योरी है, शायद क्लार्क किसी ऐसे पैथोजन के संपर्क में आई जो उसके माइंड में कुछ ऐसा ट्रिगर कर गया जैसे कि रेबीज होता है। ब्रायन गुस्से में आकर उसे याद दिलाता है कि उनकी 30% ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो चुकी है और अगला लाइनअप सिर्फ 5 घंटे दूर है। वो रिया से कहता है कि उसे क्लार्क को बचाने या जवाब ढूंढने का ख्याल छोड़ देना चाहिए और सिर्फ एक चीज पर फोकस करना चाहिए, एस्केप। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए रिया दोबारा अपने क्रूमेट्स के कमरे खंगालती है और उसे याद आता है कि उसका बॉयफ्रेंड केविन उसके लिए म्यूजिक बजाया करता था। अचानक उसे एक विजन दिखता है। वो एक जंगल में है, खूबसूरत कपड़ों में, और उसके पास एक ड्रोन उड़ रहा है। केविन भी वहीं है, एक जमीन के टनल की तरफ देख रहा है जिससे तेज रोशनी बाहर आ रही है। केविन कहता है कि वो रोशनी उसे चोट पहुंचा रही है और तभी सब कुछ बदल जाता है। अब केविन स्टेशन में है और रिया उसे चाकू मार रही है। एक भयानक चेहरे की झलक के साथ रिया चौंक कर उठती है। अब वो अपने बेड में है। उसने जो देखा उस पर सोचते हुए रिया एक और कमरा चेक करती है और वहां उसे ड्रोन मिलता है जो एक ग्लिचिंग स्क्रीन के पास रखा है। रिया उसे मेडबॉट से कनेक्ट करती है और उसमें एक रिकॉर्डिंग पाती है जिसमें क्रू को प्लेनेट को एक्सप्लोर करते हुए दिखाया गया है। कुछ रॉक्स के पीछे उन्होंने एक मेटल से ढका हुआ टनल खोजा था जो जमीन के अंदर जा रहा था। टीम को यह भी पता चलता है कि पूरे एटमॉस्फेयर को किसी ने मैन्युफैक्चर किया है, यानी कोई पहले से यहाँ टेराफॉर्मिंग कर चुका था। अचानक वो टनल चमकने लगता है और उसे निकली एनर्जी एक आदमी के चेहरे से टकराती है जिससे वो दूर जा गिरता है। जब टीम उसे चेक करती है तो उसका हेलमेट टूटा होता है और चेहरा जला हुआ। तभी उस टनल से स्मोक, फ्लेम्स और इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। ड्रोन रिकॉर्ड करता है कि ऐसी ही घटनाएं दूर दराज के कई पॉइंट्स पर भी हो रही हैं। तभी ब्रायन रिया को रोकता है और रिया उस पर चिल्लाती है कि उसे पहले से सब पता था। ब्रायन सफाई देता है कि उसे बस इतना पता था कि टीम किसी मिशन पर गई थी, लेकिन उसके बाद स्टेशन और कॉम से संपर्क टूट गया। रिया को उस पर विश्वास नहीं होता और दोनों में बहस हो जाती है। रिया कहती है कि उसे विजन्स में दिख रहा है कि शायद उसने अपने क्रूमेट्स को मारा है और उसे जानना है कि ये सच है या नहीं। वो ये भी स्वीकार करती है कि जब उसकी मेडिसिन पैचेस का असर खत्म होता है तब उसे मेमोरीज वापस आने लगती है। ब्रायन गुस्से में कहता है कि वो अगला लाइनअप मिस नहीं करेगा और अब उसे रिया पर भरोसा नहीं है, खासकर तब जब उसके पास पैचेस न हो। उसकी प्रायोरिटी है अर्थ को बताना कि उन्होंने टेराफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी खोज ली है जो इंसानियत को बचा सकती है। कुछ देर बाद जब रिया पैकिंग कर रही होती है, ब्रायन आता है, माफी मांगता है और चेक करता है कि क्या उसने नया पैच लगाया है। लेकिन क्योंकि पैचेस अब कम असरदार हो रहे हैं, ब्रायन उसके गले पर एक दूसरा पैच भी चिपका देता है। ब्रायन के जाते ही रिया चक्कर महसूस करती है और एक पैच हटा देती है जिससे उसे एक और मेमोरी ट्रिगर होती है। अब उसे याद आता है एक क्रूमेट ने उस पर हमला किया था और उसे सेल्फ डिफेंस में लड़ना पड़ा था। रिया की मार उस पर असर नहीं कर रही थी, वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। जब वो उसे चोक करने लगा तब रिया ने सिजर्स उठाई और उसे पीछे हटाने के लिए हमला किया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार उसे मारा वो हिलता रहा। आखिरकार रिया ने टेबल के नीचे छिपकर उसके पैर में वार किया ताकि वो गिर जाए। इसके बाद रिया उस पर बैठ जाती है और बार बार चाकू से वार करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। वर्तमान में रिया थक कर अपने बेड पर गिर जाती है, लेकिन डरावने विजन्स फिर से उसे जगा देते हैं। अब वो यह निष्कर्ष निकालती है कि शायद पैथोजन ने पूरे क्रू को संक्रमित कर दिया था और इसलिए उसने उन्हें मार डाला। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि शायद ब्रायन है, लेकिन जब वह पीछे जाती है तो वहां उसे क्लार्क एक सूट पहने हुए मिलती है। डर से कांपती रिया भाग जाती है और एक वील्डर ज्वेल्डिंग टूल उठाकर वेंट में छुप जाती है, लेकिन उसे वहां ब्रायन की जली हुई लाश मिलती है। वो मर चुका होता है। क्लार्क जब वेंट में झांकती है तो रिया उस पर झपटती है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रिया वील्डर को एक्टिवेट करती है जबकि क्लार्क एक टेबल का इस्तेमाल आग को रोकने के लिए करती है, लेकिन आग उसके सूट तक पहुंच जाती है। रिया इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल कर गिर जाती है। क्लार्क उसका पीछा करती है और एक पंच से एक्सटिंग्विशर तोड़ती है ताकि आग बुझा सके। लड़ाई जारी रहती है और दोनों महिलाएं कई रूम से गुजरती हुई बाथरूम तक पहुंचती हैं। शावर में क्लार्क रिया का चेहरा दीवार से टकरा देती है
और रिया को उसी पल की एक मेमोरी याद आती है। रिया क्लार्क के हेलमेट को शॉवर से जोड़ देती है और पानी चालू कर देती है, जिससे क्लार्क धीरे धीरे डाउन हो जाती है। इस भयानक हरकत के बाद रिया क्लार्क की लाश को मेडबॉट के पास लाती है, लेकिन मेडबॉट उसे रिवाइव नहीं कर पाता। स्कैन से यह भी साफ होता है कि क्लार्क संक्रमित नहीं थी, यानी क्लार्क ने रिया पर सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि उसे लगा कि रिया ही इन्फेक्टेड है। तभी कंप्यूटर घोषणा करता है कि अगला लाइनअप शुरू होने वाला है। रिया सूट अप करती है और बाहर जाती है। क्लार्क की लाश को एक बैग में डालकर वो शटल में चढ़ती है, लेकिन वहां खून और टूटे हुए सामान देखकर चौंक जाती है। जब वो कंप्यूटर सिस्टम को चेक करती है तो वह काम नहीं कर रहा होता, यानी यह शटल अब ऑर्बिटल स्पेसशिप तक नहीं पहुंच पाएगा। रिया वापस स्टेशन लौटती है और 2 नए पैचेस लगाती है। फिर वह ब्रायन की लाश लाकर मेडबॉट से स्कैन करवाती है। रिपोर्ट कहती है कि ब्रायन की मौत को 51 घंटे हो चुके हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तभी रिया को आवाजें सुनाई देती हैं जो कहती हैं कि ये सब उसकी गलती है। वह तब होश में आती है जब कंप्यूटर एक अनोखे लाइफ फॉर्म का पता लगाता है। रिया हाथ में व्हील्डर लेकर खोज शुरू करती है और उसे वही रहस्यमय शैडो दिखता है जो उसने शुरुआत में देखा था। वो शैडो अब ब्रायन का रूप ले लेता है और रिया समझ जाती है कि यही चीज क्लार्क की मौत के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद उसे एक और डरावनी विजन दिखती है और वो समझ जाती है कि ये शैडो ही असली इन्फेक्शन है। वो खुद को रिया का हिस्सा बताता है और जैसे ही वो उसके सिर को छूता है, रिया को एक और मेमोरी दिखाई देती है, उस समय की जब टीम वापस स्टेशन लौटी थी और 2 क्रू मेंबर्स को दीवारों में छिपा हुआ एक अजीब सा जीव मिला था। तभी से ऑर्बिटल शिप से संपर्क टूट गया था। ब्रायन तब शटल से नीचे आया और स्टेशन में घुसा, लेकिन इस बीच क्रीचर ने स्टेशन के कंप्यूटर्स को संक्रमित कर दिया था। उसी ने दीवार में छेद बनाया और फिर पूरे स्टेशन में फैल गया। टीम इवैक्यूएट करना चाहती थी, लेकिन रिया ने उन्हें समझाया कि अगर वो इस क्रीचर को हरा दें तो उन्हें टेराफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी मिल सकती है, जो उनका असली मिशन था। रिया ने लैब में उस एलियन का सैंपल लिया और उसे जांचा, जिससे उसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग टेक्नोलॉजी का पता चला। लेकिन तभी वो सैंपल बढ़ने लगा, डिश तोड़ी और एक क्रूमेट पर हमला कर दिया। वो जीव उसकी नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया और कुछ झटकों के बाद उसने उसके शरीर पर पूरा नियंत्रण पा लिया। यही वह लड़ाई थी जो अंत में रिया द्वारा उसे कैंची से मारने पर खत्म हुई थी। क्लार्क ने रिया को पीछे खींच लिया, जबकि केविन ने शव की जांच की। तभी वह अचानक जिंदा हो गया और केविन का गला घोंटने लगा। रिया अपने बॉयफ्रेंड को बचाने दौड़ी और दोनों ने मिलकर अपने उस दोस्त के शरीर में बसे एलियन से लड़ाई शुरू की। वह जीव अंतरिक्ष यात्री को सुपर स्ट्रेंथ और शानदार रिफ्लेक्सेस दे चुका था, क्योंकि वह आसानी से 2 लोगों से एक साथ लड़ पा रहा था। जब केविन की जान खतरे में थी, रिया ने उसका नाम पुकारा और एक स्कैल्पेल उसकी तरफ फेंका। नाम सुनते ही उनके दोस्त को एक पल के लिए होश आया, लेकिन केविन को इसका अंदाजा नहीं हुआ और उसने उसका गला काट दिया। एलियन तुरंत उस मृत शरीर के मुंह से निकला और केविन के कान से उसके शरीर में प्रवेश कर गया। केविन अब रिया का पीछा करने लगा और उसका सिर दीवार से पटक दिया। जब वह उसे मारने वाला था, तभी क्लार्क स्पेस सूट में वहां पहुंची और केविन से लड़ाई शुरू कर दी। क्लार्क ने कुछ वार किए, लेकिन केविन ने उसे हरा दिया और उसका हेलमेट तोड़कर उसके चेहरे पर बार बार घूंसे मारने लगा। उसी वक्त ब्रायन अंदर आया और केविन का डरावना चेहरा देखकर दहशत में वेंट में छुपने भाग गया, लेकिन केविन ने उसका पीछा किया और एक पाइप से उसे तुरंत मार डाला। इधर रिया ने क्लार्क को एक नया हेलमेट पहनाया और उसे स्टेशन से बाहर भेज दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। फिर वह किचन से एक चाकू उठाती है। उस दौरान केविन के शरीर में बसे एलियन की कोमल आवाज सुनाई देती है, जो उसे फुसलाने की कोशिश करता है। रिया झूठ मूठ उसे भरोसा दिलाती है कि वो झांसे में आ गई है, और जैसे ही वह पास आता है, रिया उस पर चाकू से वार करती है। एलियन तुरंत केविन के शरीर से निकलता है और उसके माथे के घाव से रिया के शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन रिया तेजी से ढेर सारी मेडिसिन ले लेती है, जिससे न केवल उसकी यादें ब्लॉक हो जाती हैं, बल्कि एलियन की शक्ति भी। दरअसल कंप्यूटर जिस अजीब मौजूदगी को रिया के जागने के बाद से महसूस कर रहा था, वो एलियन था जो रिया के अंदर ही छुपा था। वर्तमान में वह एलियन रिया के दिमाग में बोलता रहता है, कहता है कि इंसान अक्षम है और आत्मविनाश की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए वह अपनी टेराफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी साझा नहीं करेगा। रिया उसे अपने ऊपर हावी होने से मना कर देती है और अपने सारे पैचेस हटा देती है, जिससे उसकी सभी हेलुसिनेशंस खत्म हो जाती हैं, यहाँ तक कि वो ब्रायन भी, जो असल में कभी उसके साथ नहीं था। कंप्यूटर अब बताता है कि ऑक्सीजन लेवल्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। रिया मेडबॉट से खुद का असली स्कैन करवाती है और रोबोट उसकी पेशानी के जख्म में एक यांत्रिक भुजा डालकर एलियन को निकालने लगता है। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है और रिया का दिल कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन जब वो एक और चमकदार रोशनी देखती है तो होश में लौटती है और देखती है कि रोबोट ने आखिरकार वह एलियन निकाल लिया है। वो जीव तुरंत भाग जाता है। रिया को लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन एलियन अब ब्रायन की लाश में प्रवेश करता है और एक भयानक मॉन्स्टरस फॉर्म लेकर रिया पर फिर हमला कर देता है। एक नई लड़ाई शुरू होती है। एलियन रिया का गला घोंटने की कोशिश करता है और अपनी टेंटिकल से उसे मारता है। रिया पास गिरे स्क्रू ड्राइवर को उठाकर उस जीव के माथे में घोंप देती है
और उसे पीछे धकेल देती है। फिर वह जल्दी से सूट पहन लेती है ताकि आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो सके। रिया उस जीव के सीने में चाकू घोंप देती है और कुछ और वार करती है। फिर एक और कमरे में भाग जाती है ताकि विल्डर उठा सके। उधर वो प्राणी उसका पीछा करता है और उसका शरीर लगातार म्यूटेट होता जा रहा है और भी भयानक रूप लेता जा रहा है। वो रिया को एक लैब में पकड़ लेता है, लेकिन रिया वहां मौजूद स्प्रे कैन पर आग मारती है, जिससे जबरदस्त लपटें उठती हैं और आखिरकार वो राक्षसी जीव जलकर खाक हो जाता है। सब कुछ खत्म करने के लिए रिया पूरे स्टेशन में आग लगा देती है और दौड़ती है शटल तक वापस जाने के लिए। इस बार वह सिस्टम को चालू करने में सफल हो जाती है और उड़ान भरती है। वह ठीक समय पर एटमॉस्फेयर से निकलती है और जब ऑर्बिटल शिप का लाइनअप प्लेनेट से मेल खाता है तो रिया वहां तक पहुंच जाती है।